मुझे याद है कि अक्सर ब्रेकफास्ट मोनिका ही बनाती थी। ज़्यादातर वही बनता जो जॉन को पसंद था। उसके लाख पूछने के बावजूद मैंने उसे अपनी पसंद नहीं बताई, पर शायद उसने डैड से पूछ लिया और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय चहकते हुए यह कहकर परोसा कि आज मैंने अपनी बेटी प्रिया की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। बस इतना सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उसके सामने ही ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक दिया और फ्रिज से ब्रेड बटर निकाल कर खा लिया। मोनिका मुझे देखती रही, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। उसके बाद उसने मुझे तोहफे देने शुरू किए। मेरी पसंद के कपड़े, मेरी पसंद के जूते, खिलौने या कुछ और महंगे से महंगा। इतने महंगे उसने कभी जॉन के लिए भी नहीं लिए थे। पर मैंने हर बार यह कहते हुए कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, तुम मुझे सारी दुनिया की दौलत से भी खरीद नहीं सकती, उसके तोहफे लौटा दिए। हर बार वह दुखी होते हुए कहती, प्लीज़ फॉरगिव मी। हर बार उसकी आंखें डबडबाती। कभी कभी एक पल के लिए मेरा दिल पिघलता भी, पर मैं तुरंत संयत हो जाती। वह मेरी माँ के आंसुओं का कारण थी, इसलिए मैं बिना परवाह किए सिर झटक कर चल देती। वह हमारे रिश्तों को सुधारने के लिए कभी मॉल, कभी पार्क, कभी मूवी चलने का प्रोग्राम बनाती, पर मैं सिर या पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। सच्चाई तो यह थी कि मैं उसे एक मौका नहीं देना चाहती थी कि वह मुझे खरीद सके। मुझे लगता था इसी में उसकी हार है। हाँ, एक वक्त था जब मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। मुझे कई दिनों से बुखार था। मोनिका मेरा ध्यान रखने में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। वह मुझे अपने हाथ से दवा देती, जबकि मैं चाहती कि डैड मुझे दवा दें। मैं दवा खाती नहीं थी। अगर उसने मुंह में डाल दी तो निगलनी बिल्कुल नहीं थी। गाल के बीच में फंसा लेती, उसके जाने के बाद थूक देती। इसी कारण बुखार बहुत बढ़ गया। मैं शायद अर्ध बेहोशी की अवस्था में मोम मोम बड़बड़ा रही थी। जब मोनिका मेरे कमरे में आई, वह मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मेरे तपते सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मोम के होने का एहसास हुआ और मैं धीरे से उठकर उससे लिपट गई। मोनिका ने भी मुझे गले से लगा लिया। दिल को बहुत सुकून मिला। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी मोम नहीं है। मैंने जल्दी से अपने को उसकी बाहों से छुड़ाया। माथे से ठंडे पानी की पट्टी हटाकर पानी का जग फेंक दिया। पानी फर्श पर फैल गया। उस पानी के बीच मुझे मोनिका की आंखों का पानी दिखाई नहीं दिया। बस शब्द सुनाई पड़े, आर यू ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़। उसके बाद डैड ने ही मुझे दवा दी। तन से मैं ठीक हो गई, पर मन पहले से अधिक बीमार हो गया। मुझे लगा यह मेरी बहुत बड़ी हार थी और उसकी बहुत बड़ी जीत। मैं कई दिनों तक उससे आंखें चुराती रही। मुझे लगता वह मुस्कुरा रही होगी, जश्न मना रही होगी। नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मुझे और कठोर होना पड़ेगा। शायद वह मोनिका की मुझे मनाने की आखिरी कोशिश थी। मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और मुझे परी बनना था। वह जानती थी कि महंगे गिफ्ट मुझे नहीं रिझा सकते, इसलिए उसने अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर खुद मेरा गाउन डिजाइन किया। सुनहरी पाइपिंग व लेस से सजा मेरा रेड गाउन और साथ में हेड पर लगे रेड रोज। मैं देखती ही रह गई। मेरी सहमति देखते ही वह चहक कर बोली, प्रिया प्लीज़ मुझे अभी पहन कर दिखाओ। जिस दिन तुम्हारा फंक्शन है उस दिन मेरा टूर है, तब मैं देख नहीं पाऊंगी। मैं गाउन लेकर बाथरूम में गई। मेरा दिल उसे माफ़ करना चाहता था। मैं गाउन पहनने लगी। अचानक मुझे लगा यह उसकी जीत होगी। उसकी ही नहीं, यह उन सारी दूसरी औरतों की जीत होगी जो बच्चों को मॉम या डैड किसी एक के पास रहने को मजबूर कर देती हैं। मेरे मुंह का स्वाद कसैला हो गया। मैंने गाउन पर कैंची चलानी शुरू कर दी। पाइपिंग लेस और गुलाब के फूल सब बिखर गए, पर शायद गाउन ही नहीं कटा। उस दिन से बहुत कुछ कट गया। बहुत से फूल बिखर गए। मैंने तमतमाते हुए उसे वह गाउन वापस करते हुए कहा, लो अपना गाउन,
तुम इससे मुझे नहीं खरीद सकती, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इस बार मोनिका की आंखें डबडबाई नहीं, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? आखिर तुम मुझे किस अपराध की सज़ा दे रही हो? अगर तुम्हें कुछ गलत लगता भी है तो क्या तुम उस बात को भूलकर मुझे माफ़ करके फिर से आगे नहीं बढ़ सकती? तुम मेरी माँ के आंसुओं का कारण हो। तुमने मेरी हैप्पी फैमिली को तहस नहस किया। मॉम डैड को अलग किया, फिर डैड को मुझसे अलग किया। अब ऊंची हरकतों से मुझे खरीदने की कोशिश कर रही हो। मैं चिल्लाती जा रही थी। अपनी सारी नफरत एक बार में निकाल देना चाहती थी। मैंने आरोपों की झड़ी लगा दी। मैं उसे रोता छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से हमारे बीच बातचीत बहुत कम हो गई। मोनिका ने मुझे मनाने की लगभग सारी कोशिशें बंद कर दीं। मैं खुश थी। मुझे लगा मैंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। यह मेरी जीत थी। समय आगे बढ़ता गया और मैं अपने कमरे में और कैद होती गई। कमरा जहां लैपटॉप था जो मुझे सोशल मीडिया के हजारों लोगों से जोड़े रखता। काल्पनिक ही सही, पर मैंने भी अपनी एक फैमिली बना ली थी। तभी अलार्म बजा और मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई। वर्तमान जहां मैं जीत के बाद हार का सामना कर रही थी। मैं बार बार उसे हर्ट करने के लिए, उसका दिल दुखाने के लिए अपराध बोध महसूस कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं जब भी उससे मिलने जाऊंगी उसे बाहों में भरकर कहूंगी, मैंने उसे माफ़ किया। अब मैं अमेरिका में पली बड़ी 15 साल की किशोर लड़की थी, या यूँ कह सकते हैं कि मैं एक होने वाली नव युवती थी। नई जनरेशन और आज़ाद ख्याल होने के नाते अब मैं जानती थी कि किसी भी ख़त्म हो चुके रिश्ते के टूटने की वजह हमेशा दूसरी औरत ही नहीं होती। उस रिश्ते को तो टूटना ही होता है। उस रिश्ते को तो टूटना ही होता है। मैंने मोनिका को हमेशा दोषी माना, क्यों? इसका उत्तर खुद मेरे पास नहीं था। वह भी जानती थी कि वह मेरी माँ नहीं है और नहीं कभी हो सकती है। पर हैप्पी फैमिली के अपने सपने को पूरा करने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसके सारे प्रयास मुझे उसकी चाल लगते और उसे विफल करने में अपनी जीत। मैं हर साल उम्र में तो बड़ी हो रही थी, पर पता नहीं क्यों इस बात को समझने में बड़ी नहीं हो पाई। काश वक्त मुझे थोड़ा और वक्त दे और मैं अतीत को भूलकर आगे जी सकूं। क्या ऐसा होगा? मैं अधीर हो उठी। एक हफ्ते तक कीमो व रेडिएशन के चलते उसे उसी शीशे के कैबिन में रहना था। मैं उससे मिल नहीं सकती थी, पर मैं यह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने बाजार जाकर वैसे ही गाउन का ऑर्डर दे दिया जो एक हफ्ते बाद मिलना था। मैं मोनिका के सामने उसी गाउन में जाना चाहती थी। मोनिका की हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था। रेडिएशन की हीट से उसका सारा शरीर जल रहा था। मैं चिंतित थी, पर उसके वार्ड में जाने और ठीक होने का इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मेरी आशा के विपरीत शीशे के कैबिन से निकालकर उसे वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे हॉस्पिस केयर के लिए हॉस्पिटल में ही बने एक विशेष कक्ष में भेज दिया गया। डैड ने ही मुझे बताया कि हॉस्पिस केयर उन मरीजों को दी जाती है जो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होते हैं। यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, केवल मरीज का दर्द कम करने और उसे शांतिपूर्वक मृत्यु के आगोश में जाने देने की कोशिश भर होती है। मरीज के साथ यहाँ उनका परिवार भी रह सकता है, जो स्पिरिचुअल हीलिंग के वातावरण में अपने प्रियजन को फाइनल गुड बाय कह सके। डैड और जॉन मोनिका के साथ रहने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, पर मैं मोनिका का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं घर पर ही रह गई। यह हिम्मत जुटाने में मुझे 2 दिन लग गए, पर उस रेड गाउन को मैं नहीं पहन पाई। मोनिका को इतनी कमज़ोर अवस्था में बेड पर लेटे देखकर मैं भीतर तक कांप गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मोनिका ने मुझे अपने करीब बुलाया। हम दोनों को कमरे में छोड़कर डैड और जॉन बाहर चले गए। मोनिका ने मुझे उठाने को इशारा किया। मैंने उसे सहारा देकर उठाया।
उसने दूसरी बार मुझे प्यार से गले लगा लिया। मैं आंसुओं का वेग नहीं रोक पाई। झरझर आंसू बहते ही जा रहे थे। मैं अपने दिल की बात कहना ही चाहती थी कि मुझे महसूस हुआ कि मोनिका ने मुझे कुछ ज़्यादा ही कस के पकड़ा है। मैंने सब प्रयास उसे अपने से अलग किया। उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थीं। मुझे उस समय तक पता नहीं था कि मरना क्या होता है, पर किसी अनिष्ट की आशंका से मैं डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाई। मोनिका हमें छोड़कर सदा के लिए जा चुकी थी। मोनिका के जाने के बाद हमारे जीवन में एक खालीपन सा भर गया। अब मैंने महसूस किया कि उसने न सिर्फ इस घर में बल्कि मेरे मन में भी एक जगह बना ली थी। जब जब उस पल को सोचती हूँ एक टीस सी उठती है। काश मैं वह कह पाती जो मैं कहना चाहती थी, पर क्या वह उस समय सुन पाती? क्या कोई इंसान जब वह मृत्युशैया पर होता है तो उसके लिए उन शब्दों का कोई महत्व होता है जिन्हें वह जीवन भर सुनना चाहता है? क्यों हम जीवन को हमेशा चलने वाला मानते हैं? क्यों हम समय रहते अपनी बात नहीं कह देते? हम अपने क्रोध, नफरत, गुस्से को सहेजने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि जीवन का कुछ पता नहीं है, आज है, कल हो न हो। मुझे अपनी ही बातों से घबराहट होने लगी। मैं बालकनी में चली आई। नीले आकाश में सफ़ेद बादल तेज तेज घूम रहे हैं। मुझे चक्कर सा आ रहा है। मेरे मन में कोई चिल्ला रहा है, मोनिका, मोनिका। मैं फिर ऊपर देखती हूँ। घूमते बादलों को देखकर मैं जोर से चीखने लगती हूँ, मोनिका प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। मगर मैं जानती हूँ इस बार अनसुना करने की बारी मोनिका की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।